हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी का चैप्टर 4 जिसके अंदर स्कोप ऑफ सप्लाई है वो डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ सप्लाई को समझने के लिए पहले हमने पैरामीटर्स किए थे पिछले वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली 3 शेड्यूल्स होते हैं सप्लाई को समझने के लिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। इसमें शेड्यूल 1 एंड 2 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और शेड्यूल जो 3 है वो इट टॉक्स अबाउट द नेगेटिव लिस्ट, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको सप्लाई नहीं माना जाता। तो आपको समझने की बात यह है कि आपको शेड्यूल 1 और 2 अच्छे से पढ़ना है। अब शेड्यूल 1 क्या कहता है? एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं चाहे जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है फिर भी हम उनको सप्लाई ट्रीट करेंगे। सप्लाई 2 इट स्पेसिफाइज द एक्टिविटीज़ विच शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी ऐसी इसके अंदर कैटेगराइजेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। और शेड्यूल 3 वो आपको बता ही रहा है, नेगेटिव लिस्ट है, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है ना उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, यानी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब हम इन शेड्यूल्स को समझते हैं। पहला शेड्यूल, एक्टिविटीज़ ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब इसको समझते हैं कि ये एक्टिविटीज़ वो हैं जिनको चाहे इसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है तब इनको हम सप्लाई मानेंगे और इनके ऊपर टैक्स लगेगा। इनको हम डीम्ड सप्लाई भी बोलते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हम सप्लाई के अंडर मानेंगे चाहे उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम जो टैक्स इवेजन है, यानी जो टैक्स लोग बचाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, उसको कम कर सकें। अब इसके अंदर पहला है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी इज़ अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अब इसको समझते हैं कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है पर उसमें हमने आईटीसी क्लेम कर रखा है, तब वहाँ पर चाहे हम बिना किसी कंसिडरेशन को किसी को दे देते हैं वहाँ पर जीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस के लिए कुछ लैपटॉप्स खरीदे थे, आईटीसी दिया था। अब वो बिज़नेस वाइंड अप हो रहा है, वो किसी अपने किसी एम्प्लॉय को फ्री में दे देते हैं, यानी विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन वो फ्री में दे देते हैं उस लैपटॉप को यूज़ करने के लिए, चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है पर चूंकि वो आईटीसी क्लेम कर चुके हैं तो यहाँ पर जीएसटी लागू होगा। सेकंड है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब अगर कोई हम सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है जैसे हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर है, आपके किसी भी तरह से रिलेटेड है, चाहे प्रिंसिपल एजेंट है, अगर उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी सप्लाई होगी तो वहाँ पर जीएसटी लागू होगा, चाहे वो बिना कंसिडरेशन के है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम टैक्स को जो इवेजन है उसको दूर कर सकें। तीसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिस्टेंट पर्सन। अब डिस्टेंस पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक अम्ब्रेला कंपनी है और उसकी 5-6 ब्रांचेस हैं, लेकिन वो सेम पैन नंबर के अंदर काम करे, यानी कंपनी का एक ही पैन नंबर है और उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब ए ब्रांच से बी ब्रांच में कोई माल सप्लाई हो रहा है और वो बिना कंसिडरेशन के भी हो रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? हम उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। डिस्टेंट का मतलब होता है सेम पैन नंबर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ब्रांचेस, वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, वहाँ पर भी उनको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ कौन सी है जो विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई मानी जाएंगी? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एजेंट टू द प्रिंसिपल। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है या कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड सप्लाई कर रहा है, वहाँ पर भी जीएसटी लागू होगा, उस पर भी सब टैक्स लागू होगा, उसको सप्लाई माना जाएगा। अगला है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स ऑफिस अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसका मतलब समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर से कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, चाहे उसके बदले उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, सपोज आपकी कोई रिलेटिव है वो बाहर रहते हैं और आपको कोई गुड्स या सर्विसेज आप उनसे ले रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपको फ्री में देते हैं पर उस पर भी जीएसटी लागू होगा, वरना तो ऐसा होगा कि हर कोई कुरियर के माध्यम से आपको सामान भेजेगा और आप इंडिया में वो आगे बेचते रहोगे। तो इस टैक्स को बचाने के लिए, इस टैक्स इवेजन को बचाने के लिए
अगर हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी सर्विस का तो उसके ऊपर जीएसटी लागू होगा। अब ये शेड्यूल 1 तो आपको समझ आ गया है। शेड्यूल 2 के अंदर मैंने आपको बताया था, इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसको हम गुड्स मानेंगे, किसको हम सर्विस मानेंगे। तो पहला है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र के अंदर अगर हमने किसी को टाइटल ट्रांसफ़र किया है, फर्स्ट इज़ एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल का मतलब होता है स्वामित्व, ऑनरशिप, यानी आपने अपनी बिल्डिंग किसी और के व्यक्ति के नाम कर दी है तो उसको क्या मानेंगे, उसको गुड्स मानेंगे। दूसरा है ट्रांसफ़र of goods or right in goods of an undivided share in goods without the transfer of title thereof is supply of service। दूसरा मतलब इसको सरल भाषा में समझिए, आपने स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया है, इट मीन्स यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड द ऑनरशिप बट यू हैव गिवन द राइट टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी। सपोज आपने रेंट पे दे दिया है, आपने उसको इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस नॉट गुड। ये समझ आ गया। आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, उसको केवल यूज़ करने का अधिकार दे रहे हैं तो उसको हम सर्विस बोलेंगे। तीसरा है, सेकंड है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप लीज़ पे देते हो, आपने टेनेंट रखा हुआ है, आप कोई लाइसेंस दे देते हो तो वो क्या मानी जाएगी, सर्विस मानी जाएगी। तीसरा है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अब ट्रीटमेंट और प्रोसेस समझते हैं। सपोज़ एक व्यक्ति है, वो आपको पैकेज मटेरियल देता है, आपने उसकी ब्रांडिंग करके फर्दर बेचनी होती है, तो यानी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो जहाँ पे प्रोसेस की बात होती है तो वो हमेशा सर्विसेज के अंदर मानी जाएगी। आप सर्विस दे रहे हो ना, आपको किसी ने पैकेज मटेरियल दिया, आपने उसके ऊपर लेबलिंग कर दी, आपने उसकी पैकेजिंग अच्छे से कर दी और आपने फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट किया, तो वो क्या है, आपकी सर्विस है। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आप कोई ट्रांसफ़र और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट्स कर रहे हो, यानी आप किसी बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, यानी सेल आउट कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। दूसरा है प्रोवाइडिंग बिजनेस गुड्स टू प्राइवेट यूज़। अगर आप अपने बिजनेस गुड्स को किसी को प्राइवेट यूज़ करने के लिए दे रहे हो, मतलब आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो या उसको प्राइवेट यूज़ के लिए दे रहे हो, तो वो क्या मानी जाएगी, सर्विस मानी जाएगी। तीसरा है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑन सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अगला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर है, उसको हम सप्लाई ही मानेंगे। अगला है टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज़ और इक्विपमेंट और इन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जैसे आप पेटेंट दे देते हैं, कॉपीराइट दे देते हैं, वो क्या आएगा, वो सर्विस माना जाएगा। अगला है डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। नाम से समझ में आ रहा है कि आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं कि जिसमें आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या आपने कोई डिज़ाइन डेवलप करना है, तो वो क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। अगला है अग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू टॉयलेट, ये क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स। तो आपने केवल राइट ट्रांसफ़र किया है, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। अगला है आपका कंपोजिट सप्लाई। अब ये कंपोजिट सप्लाई को समझने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहला है कि दैट गुड्स और सर्विसेज शुड बी नेचुरली बंडल्ड, और दूसरा दे कैन नॉट बी सोल्ड आउट सेपरेटली। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आप एक टीवी खरीदते हैं, तो टीवी के साथ आपको क्या मिलता है, टीवी के साथ आपको रिमोट मिलता है, टीवी के साथ आपको वारंटी मिलती है और इंस्टॉलेशन की सर्विस मिलती है। अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल चीज़ है वो क्या है, टीवी है, और जो एंसिलरी चीज़ें हैं वो क्या है, रिमोट है, इंस्टॉलेशन की सर्विस है, वारंटी जो कार्ड है वो है। अब पहली कंडीशन क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, यानी टीवी खरीदोगे तो इंस्टॉल तो कराना पड़ेगा, रिमोट भी लेना पड़ेगा और उसको उसके साथ आपको वारंटी भी मिलेगी, तो ये नेचुरली बंडल्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है, दैट कैन नॉट बी सोल्ड आउट सेपरेटली। अब अलग से तो रिमोट नहीं आप बेचोगे या अलग से तो आप वारंटी कार्ड नहीं दोगे, तो ये अलग अलग सोल्ड नहीं की जा सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल आप समझिए, आप राजधानी में जाते हैं, आप ट्रेन का टिकट लेते हैं, राजधानी ट्रेन का टिकट, तो उसके साथ आपको एंसिलरी सर्विस क्या मिलती है, आपको खाना फ्री मिलता है। तो अब जो प्रिंसिपल इसके अंदर सर्विस है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, और एंसिलरी क्या है, आपको जो फूड मिलता है, दैट कैन नॉट बी सोल्ड आउट सेपरेटली। अलग से तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको खाना अगर खाना राजधानी का, तो यू हैव टू अवेल द प्रिंसिपल सर्विस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये है कंपोजिट सप्लाई। आई होप द कंडीशंस
जो आपको दो बताइए समझ आ गई होंगी। पहले क्या बताया, दैट शुड बी नेचुरली बंडल्ड, चाहे गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं चाहे दोनों हैं। और दूसरी क्या है, दे कैन नॉट बी सोल्ड आउट सेपरेटली, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। अगला है मिक्स सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई के अंदर भी क्या है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसे गुड्स होने चाहिए जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। नेचुरली मतलब जानबूझ के गए, डेलिबरेटली किए गए हैं, और इनको भी हम, जैसे हमने कंपोजिट में कहा था ना कि अलग अलग सोल्ड नहीं कर सकते, तो मिक्स में हम अलग अलग उनको सोल्ड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप दिवाली के दौरान कैडबरी के वो पैकेजेस लेते हो, गिफ्ट आइटम, जिसके अंदर चॉकलेट्स भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और बिस्किट्स भी होते हैं। तो क्या वो चॉकलेट्स अलग अलग मार्केट में नहीं सोल्ड की जा सकती हैं? क्या वो डेलिबरेटली पैक की गई हैं? ऑफ कोर्स डेलिबरेटली पैक की गई हैं। तो जहाँ पर जानबूझ के हम कुछ गुड्स या सर्विसेज को ऐसे उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं और उनको अलग अलग भी सोल्ड किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स मस्ट बी क्लियर टू यू। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। In case of any doubts, please free to ask. Thanks a lot.